हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज फिर से 2025 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन केमिस्ट्री सब्जेक्ट के आज 28 क्वेश्चन लेंगे, 28 क्वेश्चन, और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स यानी 28 मार्क्स के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं आज। आपकी एमसीक्यू मिलान, फिलिंग द ब्लैंक्स इन मैच द कॉलम, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, करेक्ट द ऑप्शन वाले आज कई तरह के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप अपने को चेक करिए कि कितना आप सीख चुके हैं और कितना बचा हुआ है सीखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा, हिंदी मीडियम में बना चुका हूँ, अभी आपको इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होना स्टार्ट कर रहे हैं। कलर में बदल दूँ। ये चूज एंड राइट करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 कंपोनेंट्स इज, ऑप्शन ए है सोल्यूशन जो करेक्ट होगा। देखिए इसका रीजन क्या है, इसमें वर्ड आया है क्या, होमोजेनियस और मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than कंपोनेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन। जो डिफिनीशन है सोल्यूशन का वही उसका क्या है, डिफिनीशन भी है और वो ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे। सॉल्वेंट किसे कहते हैं, क्वेश्चन मार्क है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला क्वेश्चन रेट, अच्छा पहले क्वेश्चन पहले चैप्टर से था, अगला क्वेश्चन ये किस चैप्टर से है, केमिकल काइनेटिक्स 3rd चैप्टर। चलिए क्या क्वेश्चन है, रेट इक्वल टू के ए पावर 1/2 बी पावर 3/2 इन रेट एक्सप्रेशन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। यहाँ देखिए रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये, तो रेट एक्सप्रेशन दिया है तो आपके लिए आसान कर दिया है। कैसे आसान कर दिया है, क्योंकि रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन में जो कंसनट्रेशन रिएक्टेंट के कंसनट्रेशन होते हैं उनके एक्सपोनेंट टर्म होते हैं, जो पावर में होता है उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ऐड करने पर जो आएगा वही क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर आपको ईजी कर दिया है रेट कांस्टेंट। तो इसका ए के पावर में यानी अल्फ़ा कितना है 1/2 है और बीटा 3/2 है। दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 1/2 प्लस 3/2, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा 2, 1 + 3 = 4/2, यानी काटेंगे 2, यानी इसका ऑप्शन नंबर किस में है, 2 सी में। ठीक है ना। फिर से देखिए क्वेश्चन और आंसर करिए। तो ये क्या करना है, कंसेप्ट क्या है इसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो रेट लॉ होता है या रेट एक्सप्रेशन होता है उसमें कंसंट्रेशन टर्म के एक्सपोनेंट को क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है, जोड़ देना होता है, वही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर जो अल्फा दिया हो तो 1/2 दिया था, बीटा क्या दिया है 3/2 दिया है, ऐड करने पर जो आ जाएगा वो रिजल्ट हो जाएगा उसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कोई भी दिया हो, जैसा भी रिएक्शन हो, जरूरी नहीं कि ये रिपीट हो, लेकिन ये कंसेप्ट आपके बार बार आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए यूजफुल होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है ट्रांजिशन एलिमेंट किस ब्लॉक किस यूनिट से, डी एंड एफ ब्लॉक यूनिट से है। तो क्या क्वेश्चन में है, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है इसमें, सोडियम, पोटेशियम, टिटेनियम, सीजियम। तो सोडियम क्या है एस ब्लॉक, पोटेशियम एस ब्लॉक, सीजियम एस ब्लॉक, टिटेनियम डी ब्लॉक। ठीक है, और आप सीजियम और सीरियम सी ई और सी एस दोनों का सिंबल मैंने लिख दिया, आप इसका एटॉमिक नंबर बताइएगा। मैं पूछ क्या रहा हूँ, सी ई और सी एस, ठीक है, दोनों का क्या करना है आपको, एटॉमिक नंबर बताना है। सीरियम का क्या है, सीजियम का क्या है सी एस है, और ये क्या है सी ई क्या होता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेंजल्डिहाइड इज। अब यहाँ पर आपको केमिकल फार्मूला के फॉर्म में दिया है और पूछा जा रहा है कि इसमें बेंजल्डिहाइड कौन है। तो आप अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता हो गया, अभी तक आपको आंसर पता हो गया। तो बेंजीन में क्या लगा होता है, CHO। तो इसको शॉर्टकट लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, C6, H कितने हैं, सबके साथ क्या है एक एक H है। ठीक है, 1 2 3 4 5, H5 हो गया। फिर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा होना चाहिए, CHO। तो C6H5CHO किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, C6H5CHO। ठीक है, ये क्या है बेंजल्डिहाइड। ठीक, क्लियर, फार्मूले के रूप में हो। अच्छा, आप बताएंगे कि ए क्या है, ये है फिनॉल, बी क्या है सैलिसिल्डिहाइड, और ये क्या है, ये तो फार्मूला ही गलत है क्योंकि C6H6 कर दिया है, तो C6 हो जाएंगे, H6 हो जाए तो बेंजीन हो गया, और जब बेंजीन पूरा हो जाएगा तो H6 रहेंगे तो CHO कहाँ लगे रहेगा, तो ये फार्मूला ही क्या है गलत है। ये सैलिसिल्डिहाइड, ये फिनॉल है, ये बेंजल्डिहाइड। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इथेन 1,2 डाई एमीन इज। तो इथेन 2 कार्बन, पहले वाले ऑप्शन देखिए 2 कार्बन है, 2 एमीन ग्रुप है और कहाँ कहाँ पर पोजीशन है 1 और 2 पर है। तो इथेन 1,2 डाई एमीन क्या है, पहले ऑप्शन में उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, और भी इसके जो 3 ऑप्शन हैं उसके आईयूपीएसी नाम लिखने का ट्राई करिए आप कि बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर आर। ध्यान दीजिएगा, इंटरसेलुलर, इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर, 2 सेल है, एक सेल ये है और दूसरा सेल मान लीजिए ये है। तो 2 सेल्स के बीच कम्युनिकेशन या मैसेज का काम कौन करेगा, हार्मोन्स। कौन करता है, हार्मोन्स करता है। ठीक है, और एक सेल के अंदर, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान सुनिए, एक सेल के अंदर कोई एक सेल है और उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डीएनए होता है और वो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पर आरएनए को वो क्या कर देता है, सूचना, आरएनए को क्या करता है, मैसेज करता है कि जाइए प्रोटीन बनाइए। तो इंट्रासेलुलर में मैसेंजर कौन होता है, आरएनए, इंटरसेलुलर में हार्मोन्स। तो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे ने जो बोर्ड में लगाया था आंसर पिछले वाले में वो आरएनए लगाया था, लेकिन एक्चुअली आंसर क्या है, हार्मोन्स। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को कि इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम कौन करेगा, हार्मोन्स। ठीक है, आरएनए मैसेंजर का काम करता है, लेकिन ये डीएनए द्वारा जो कोडान होता है उसको न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये इंट्रासेलुलर हो गया। और हार्मोन्स क्या करता है, 2 सेल्स के बीच मैसेज का काम करता है, इसलिए मैसेंजर होगा इंट्रासेलुलर। ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न किस टाइप का है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो कैसे भरना है, क्या क्वेश्चन है उसके अनुसार भरना है। तो चलिए देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में कह रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर, उसी को ऑब्लिक करके बोल रहा है, और 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सोल्यूशन इज डिफाइन एज। तो आप मोलरिटी का क्या करते हैं, डिफिनीशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। ठीक है ना, यम बराबर एन अपॉन वी, जब वी क्या हो, लीटर में हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोलरिटी, कैपिटल एम। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इज। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के का यूनिट क्या होगा। तो यूनिट क्या होगा, सेकंड इनवर्स, या सेकंड इनवर्स ने लिखा हो, टाइम इनवर्स भी लिख सकते हैं, टाइम इनवर्स यानी सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, टाइम इनवर्स भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का ये हो गया। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा इसका यूनिट, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला फेलिंग्स reagent comprises of 2 solution, फेलिंग ए सोल्यूशन ए एंड डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ क्या भरेंगे, तो आप जानते हैं कि जो फेलिंग टेस्ट किया जाता, फेलिंग सोल्यूशन बनाया जाता है उसमें 2 सोल्यूशन होते हैं, फेलिंग ए और फेलिंग बी। और फेलिंग ए और बी मिलकर क्या बनाते हैं, फेलिंग सोल्यूशन। तो आप बताइएगा कि फेलिंग ए क्या होता है और फेलिंग बी क्या होता है, कौन से कंपाउंड घुले होते हैं। ठीक है, कौन कौन, फेलिंग ए क्या कंपाउंड होता है और फेलिंग बी क्या होता है और ये किस काम में आता है। तो मैं बता दूं आपको थोड़ा सा, आप फेलिंग टेस्ट जब करते होंगे क्या डिटरमाइन करने के लिए कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन ग्रुप है, कीटोनिक और एल्डिहाइडिक ग्रुप में टेस्ट या डिस्टिंग्विश करने के लिए ये टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, और शुगर रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग इसके लिए भी किया जा सकता है, यानी फेलिंग टेस्ट रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है इसके लिए टेस्ट किया जाता है। ये केवल एल्डिहाइड देता है, ठीक है ना, कीटोन नहीं देता है, इसलिए इस टेस्ट को द्वारा एल्डिहाइड कीटोन की पहचान किया जा सकता है। और साथ ही साथ मैंने बताया रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग, तो रिड्यूसिंग जो शुगर होंगे वो फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देंगे, यानी ये क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या करेगा, रेड पीपीटी बनाएगा। प्रैक्टिकल मैंने वीडियो बनाया है, आप जाइए बनारस के रस पर, आपको ये टेस्ट मिल जाएगा लेबोरेटरी में। ठीक है, प्रैक्टिकल वाले प्लेलिस्ट में। अगला क्वेश्चन, द लोअर एलिफैटिक एमीन्स आर गैसेज विथ, यहाँ पर किस ऑर्डर, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर भरना है। तो लोअर एलिफैटिक एमीन्स आर गैसेज विथ ऑर्डर, फिश ऑर्डर, कैसा, फिशी ऑर्डर, मतलब किस तरह महकते हैं भाई, फिश के मछली जैसा महकते हैं। कौन, लोअर एलिफैटिक एमीन्स, जैसे मेथेन एमीन, CH3NH2, ठीक है, एथिलेमीन, मेथिलेमीन, ये सब किस तरह महकते हैं, फिश के जैसा। मतलब यहाँ पर भरा जाएगा आपका ऑप्शन FISH, फिश, फिशी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज occurs freely in nature as well as in the glucose occur freely in nature as well as in combined state, combined form
ठीक है, या कंपाउंड फॉर्म भी बोल सकते हैं, फ्री भी पाया जाता है। हालांकि ग्लूकोज खुद कंपाउंड है, तो यहाँ पर कंबाइंड फार्म क्या होगा, कंबाइन, ठीक है, कंबाइंड फार्म। जैसे कंबाइंड फार्म में कौन कौन से एग्जांपल हो जाएगा, सुक्रोज, क्या हो जाएगा, सुक्रोज, सेलुलोज, माल्टोज, ये सब क्या है उसका ग्लूकोज, इसमें भी होता है, यूनिट उसके मोनोमर है ना, सेलुलोज का भी मोनोमर क्या होता है, ग्लूकोज। हालांकि सुक्रोज में एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज होता है, माल्टोज में दोनों ग्लूकोज होते हैं। तो इस तरह से ये फ्री किस में पाया जाता है, बताइए आप, ग्लूकोज फ्री स्टेट में किस में पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर होगा कंबाइंड फार्म। चलिए अगला है, इफ़ थर्ड अमीनो एसिड कंबाइन टू ए डाईपेप्टाइड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, ट्राईपेप्टाइड, क्या कहलाएगा, ट्राईपेप्टाइड, क्योंकि उसमें कितने अमीनो एसिड हो जाएंगे, 3, तो उसको क्या बोलेंगे, देखिए डाईपेप्टाइड पहले से 2 अमीनो एसिड है और तीसरा अमीनो एसिड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्राईपेप्टाइड कहलाएगा, ये 3 पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। और कभी कभी ट्राईपेप्टाइड को पॉलीपेप्टाइड भी कुछ लोग कह सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि 2 से अधिक होने पर क्या हो सकता है, पॉलीपेप्टाइड भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका 2 ऑप्शन हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, फिर भी एक बार एनसीईआरटी में इसको खोजने का प्रयास करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, आगे देखते हैं ट्रू फॉल्स क्या है। हाँ, ट्रू फॉल्स में द सोल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशंस आर नोन एज आइडियल सोल्यूशन। तो ऐसा सोल्यूशन जो हर एक कंसंट्रेशन पर राउल्स के लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, विच ओबे राउल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, यानी डाइल्यूट से लेकर कंसंट्रेट तक सबके लिए राउल्स लॉ को फॉलो करता है, तो उसके लिए ये क्या है, ट्रू है, यानी राउल्स लॉ सभी कंसंट्रेशन यदि फॉलो हो रहा है तो वो आइडियल सोल्यूशन है, सत्य है, ठीक है। अगला है, द सेल पोटेंशियल इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन ब्रैकेट रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ द कैथोड एंड एनोड। तो आप पता है ना आपको कि ई सेल निकालने के लिए क्या करते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड का डिफरेंस क्या होता है, ई सेल होता है। यहाँ पे बोल रहा है इट इज द एडिशन ऑफ, ये एडिशन नहीं होगा, सब्सट्रक्शन होता है तो सही होता है, तो ये क्या है, फॉल्स, ठीक है ना, फार्मूला याद होगा तो आप बता पाएंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर ये क्या है, फॉल्स है, बी फॉल्स हो गया, ए ट्रू हो गया। थर्ड क्या है, सेकेंड हो गया, थर्ड में है द कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ EDTA। तो पहले EDTA का आप नाम जानते होंगे, क्या है, एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेटो, हेक्साडेंडेट लिगेंड है, और ये मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि ट्रू है। पहले आंसर जान लीजिए कि ट्रू है। अब ट्रू होने के साथ साथ इसमें जानकारी जान लीजिए थोड़ा सा, मैग्नीशियम और कैल्शियम यदि इसके क्लोराइड हो या सल्फेट हो, यदि वाटर में होता है तो उसको बोलते हैं हार्ड वाटर, और भी कैसा हार्ड वाटर होगा, परमानेंट हार्डनेस होगी, हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर का को डिटरमाइन करने के लिए EDTA का इस्तेमाल करके कम्प्लेक्स फार्मेशन होता है, इसको बोलते हैं कम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। एक होता है एसिड बेस टाइट्रेशन, एक होता है रिडॉक्स टाइट्रेशन, एक होता है कम्प्लेक्स टाइट्रेशन, जिसमें EDTA का इस्तेमाल करके पानी में यदि कैल्शियम है कि मैग्नीशियम है कितना है उसको डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है ना। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्या है, सॉरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव, और क्वालिटेटिव में जो होता है साल्ट एनालिसिस कि क्या है, और दूसरा कितना है उसके लिए। आगे अगला क्वेश्चन है, C2H5OCH3 इज अ सिमेट्रिकल ईथर। तो आप जान रहे हैं कि O से दोनों साइड में कार्बन क्या है, अलग अलग है, एक तरफ एक कार्बन का है, दूसरी तरफ 2 कार्बन का है, तो ये क्या है, एसिमेट्रिक, क्या है ये, एसिमेट्रिक, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है ना। चलिए इसका IUPAC नाम बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए इसका IUPAC नाम क्या है, किसका, C2H5OCH3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटोन कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप, पूछ रहा है कीटोन्स कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप, तो क्या है, ट्रू है, क्या है ये, ट्रू है, क्यों है, क्योंकि कार्बोनिल में C डबल बॉन्ड OR डैश कर सकते हैं, या तो C डबल बॉन्ड O क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप। तो ऐसे कंपाउंड जो कार्बोनिल ग्रुप रखते हैं कौन कौन से, कीटोन हो गए, एल्डिहाइड हो गए, कार्बोक्सिलिक हो गए, ठीक है ना, OH, एसिड हैलाइड हो जाएंगे, एसिड एस्टर हो जाएंगे, एमाइड हो जाएंगे, ये सब कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है। चलिए अगला, हिंसबर्ग्स रिएजेंट
रिएक्ट विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन टू फॉर्म सल्फोनामाइड। तो ये क्या है, ट्रू है। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या करते हैं, प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन दोनों से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सल्फोनामाइड। और अब हिंसबर्ग का जो हिंसबर्ग किसको कहते हैं, उसका कॉमन नेम क्या है, तो उसका कॉमन क्या नाम है, बेंजीन में सल्फोनिल ग्रुप H डबल बॉन्ड O इधर रहेगा, इधर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इसका क्या नाम है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये उसका नाम है, केमिकल नेम, ठीक है, हिंसबर्ग का। और ये प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन टर्सरी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अच्छा, प्राइमरी के साथ रिएक्ट करके कैसे जानेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी में अंतर है, तो प्राइमरी एमीन जो रिएक्ट करके साल्ट बनाएगा वो वाटर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाएगा, साल्बुल हो जाएगा, और सेकेंडरी एमीन रहेगा तो KOH में इनसाल्बुल रहेगा। और टर्सरी तो रिएक्ट करता ही नहीं है, इसलिए अंतर जान पाएंगे कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी, कौन टर्सरी है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम वाला, इसको छोटा कर दें। देखिए क्या करेंगे, सिलिकॉन A कॉलम है और B कॉलम है। सिलिकॉन का किससे रिलेशन है भाई, सेमीकंडक्टर B से। और K4Fe6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड किसके साथ, काउंटर आयन, यहाँ लिख दे, छोड़ ये लिख, हाँ काउंटर आयन किसके साथ, इसके साथ। लुकास रिएजेंट Zn और कंसनट्रेट HCl का मिक्सचर होता है। फार्मिक एसिड Z एंड में पाई जाती है। मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। तो समझ में आ गया कौन किसके साथ जाएगा, पता हो गया, सिलिकॉन ऑप्शन C, और K4P6 E, लुकास रिएजेंट D, और फार्मिक एसिड C। अच्छा सिलिकॉन का है B है, सॉरी सिलिकॉन का B है, और मोनोसेक्राइड A, ठीक है। तो मैंने रेड वाले से बता दिया है, आप उसको देख लीजिए और अपने सामने सही सही लिखने का प्रयास करिएगा। ये ऐसे मिलाने के बजाय आप सिलिकॉन के सामने जो सही है उसको लिखिएगा, ठीक है ना, ऐसे मिलान का तरीका होता है, और कॉपी अच्छे से टीचर चेक कर पाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, वन वर्ड्स या वन सेंटेंस, राइट आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। तो क्या पहला क्वेश्चन है, राइट द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर का कंडक्टिविटी कितना होता है, तो आपको बता दें कि जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, जीरो। तो रेजिस्टिविटी जीरो, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। जब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो उसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट। अच्छा, आप कंडक्टर का कंडक्टिविटी मुझे बताइएगा और उसका यूनिट क्या होगा, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, क्या मैं पूछ रहा हूँ, कंडक्टिविटी का यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, K2Cr2O7, Cr2O7, ये किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। कैसा होता है, ऑरेंज कलर का। अच्छा ये किस कलर का होता है, एक मिनट, K2Cr O4 किस कलर का होता है, और इसको एक कैसे इसमें इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम क्रोमेट में बदलने के लिए आप पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या मिलाएंगे। क्वेश्चन समझ में आया, कलर बताना है, क्या मिलाकर इसको एक दूसरे में बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल मेटल एटम इन, क्या है क्वेश्चन है, NiCO का होल 4 में सेंट्रल मेटल एटम कौन है। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया है कि यहाँ निकिल है, यहाँ कोबाल्ट समझ में आ रहा है, लोगों को समझ में आता है, लेकिन ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कैपिटल C कैपिटल O है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बोनिल है। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है, निकिल है। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोबाल्ट ना समझें इसको, कोबाल्ट में C कैपिटल O स्मॉल होता है। चलिए अगला, अच्छा इसमें निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर भी बताइएगा क्या है, कितना है। राइट एल्की हैलाइड RiRF RBr RCl इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, क्या लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करेंगे भाई, पहले सबसे अधिक क्या होगा, RI का सबसे अधिक होगा, उसके बाद RBr का उसके बाद होगा, उसके बाद RCl का होगा, उसके बाद RF का होगा। यानी इधर से जाएंगे तो बढ़ेगा और उल्टा जाएंगे, इसके विपरीत जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे जाएंगे तो घटेगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो इधर जाइएगा, राइट, लेफ्ट टू राइट। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि इसमें एल्किल ग्रुप कांस्टेंट है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हाइड्रोजन जितना बड़ा होगा उसका उतना ही बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट होगा सामान्य केस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ हार्मोन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीप वॉइस इन मेल्स। डीप वॉइस, मेल में जो भारी आवाज़ होती है किस हार्मोन के कारण होती है, तो उसका कारण क्या है भाई, टेस्टोस्टेरॉन। क्या है, टेस्टोस्टेरॉन में के कारण होता है
मेल का क्या आवाज़ भारी होता है। और कहाँ से सीक्रेट होता है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कहाँ से सीक्रेट होता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हो गया पूरा टोटल 28 नंबर का, 28 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। तो 24 मिनट में 28 क्वेश्चन का रिवीजन आप कर सकते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन के साथ दो दो आंसर आपको, मतलब दो दो कंसेप्ट एक साथ जुड़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। और एक पिछले क्वेश्चन, पिछले इस साल का क्वेश्चन था, इसी पैटर्न पर कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। इसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ आपकी तैयारी चेक करने के लिए जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपकी तैयारी समझ में आएगी कि क्या तैयारी है। तो चलिए अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन पेपर सेट करने का ट्राई करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जिसको ज़रूरत है उसको आप शेयर कर दीजिएगा।